नमस्कार साथियों, फ्यूचर क्लासेस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज जो हम डिस्कशन करेंगे वो NCERT 360 डिग्री क्लास 6 to 12 भूगोल। तो इसी बुक से आज कक्षा 10 क्लास की अध्याय 2 का डिस्कशन करेंगे, ठीक है। और आज जिसका नाम क्या है, वन एवं वन्यजीव संसाधन। और जो भी साथी GK GS करंट अफेयर्स का टेस्ट देना चाहते हैं वो सभी साथी टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइए। टेलीग्राम का लिंक कमेंट बॉक्स में मिलेगा। तो चलिए आज की कक्षा को प्रारंभ करते हैं। तो पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि भारत में विश्व की जैव उपजातियों की कितनी प्रतिशत संख्या पाई जाती है। तो कितने प्रतिशत? 8%। कितने प्रतिशत? 8%। कह रहा है कि भारत में विश्व की जैव उपजातियों के कितनी प्रतिशत संख्या पाई जाती है। तो 8%। डिस्कशन में दिया हुआ है कि वास्तव में भारत जैव विविधता के संदर्भ में विश्व के सबसे समृद्ध देशों में से क्या है, एक है। यहाँ विश्व की सारी जैव उपजातियों की 8% संख्या लगभग 16 लाख पाई जाती है, ठीक है। ये अभी खोजे जाने वाली उपजातियों से 2 या 3 गुना क्या है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 2। इसमें कह रहा है कि भारतीय वन्यजीव अधिनियम कब लागू किया गया था। तो कब किया गया था? 1972 में। कह रहा है कि भारतीय वन्यजीव अधिनियम कब लागू किया गया था। तो 1972 में। कह रहा है 1960 और 1970 के दशकों के दौरान पर्यावरण संरक्षकों ने राष्ट्रीय वन जीवन सुरक्षा कार्यक्रम की पुरजोर मांग की। भारतीय वन जीवन अधिनियम 1972 में लागू किया गया, जिसमें वन जीवों के आवास रक्षण के अनेक प्रावधान थे। सारे भारत में रक्षित जातियों की सूची भी प्रकाशित की गई। इस कार्यक्रम के तहत बची हुई संकटग्रस्त जातियों के बचाव पर, शिकार प्रबंधन पर, वन जीव आवासों की कानूनी रक्षण तथा जंगली जीवों के व्यापार पर रोक लगाने आदि पर प्रबल जोर दिया गया। कहने का अर्थ ये हुआ कि वन जीव संरक्षण अधिनियम के तहत जो है कि शिकार पर प्रतिबंध लगाया गया, वन जीव आवासों के कानूनी रक्षण दिया गया, जंगली जीवों के व्यापार पर रोक लगाने आदि का जो है काम पर ज़्यादा से ज़्यादा जोर दिया गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 3। इसमें कह रहा है कि 1973 में बाघों की संख्या अनुमानित संख्या 55,000 से घट करके कितना हो गई थी। तो कितना हो गया था? तो 1827 हो गया था। कितना हो गया था? 1827, ठीक है। अब डिस्कशन में दिया हुआ है कि वन जीवन संरचना में बाघ एक महत्वपूर्ण जंगली जाति है। 1973 में अधिकारियों ने पाया कि देश में 20वीं शताब्दी के आरंभ में बाघों की संख्या अनुमानित संख्या 55,000 से घट करके 1827 रह गई। बाघों को मार करके उनको व्यापार के लिए चोरी करना, आवासीय स्थलों का सिकुड़ना, भोजन के लिए आवश्यक जंगली उपजातियों की संख्या कम होना, जनसंख्या में वृद्धि बाघों की घटती संख्या के मुख्य कारण हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 4। इसमें कह रहा है कि भारत और नेपाल दुनिया की खाली स्थान बाघों को आवास उपलब्ध करवाते हैं। कहने का अर्थ ये हुआ कि भारत और नेपाल दुनिया की जो है ना 2 तिहाई बाघों को क्या करता है, तो आवास उपलब्ध करवाते हैं। कितना? 2 तिहाई, ठीक है। कह रहा है कि बाघों की खाल का व्यापार और उनकी हड्डियों का एशियाई देशों में परंपरागत औषधियों में प्रयोग के कारण यह जाति विलुप्त होने के कगार पर पहुंच गई है। चूँकि भारत और नेपाल दुनिया के 2 तिहाई बाघों को आवास उपलब्ध करवाते हैं, अतः ये देश ही शिकार, चोरी और गैर कानूनी व्यापार करने वालों के मुख्य निशाने पर हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 5। इसमें कह रहा है कि भारत में प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू किया गया था। तो ये कब किया गया था? 1973 में। कब किया गया था? 1973 में। कह रहा है प्रोजेक्ट टाइगर विश्व की बेहतरीन वन्यजीव परियोजनाओं में से एक है। इसकी शुरुआत कब हुआ था? तो 1973 में हुआ था। बाघ संरक्षण मात्र एक संकटग्रस्त जाति को बचाने का प्रयास नहीं, अपितु इसका उद्देश्य बहुत बड़े आकार के जैव जाति को भी बचाना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 6। इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। कौन सा कथन सत्य है? तो कह रहा है सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में है। तो ये क्या है? गलत है। ये क्या है? गलत है।
सरिस्का वन्यजीव पशु विहार केरल में है, तो ये भी रॉन्ग है। तीसरा स्टेटमेंट है कि मानस बाघ रिजर्व पश्चिम बंगाल में है, तो ये भी गलत है। चौथा कथन है कि बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में, हाँ, तो बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान जो है कि मध्य प्रदेश में है, तो ये कथन मेरा क्या है, सही है। तो इसीलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा, केवल 4। ठीक है, अब इसका डिस्कशन देख लेते हैं। डिस्कशन में दिया हुआ है कि बाघ संरक्षण मात्र एक संकटग्रस्त जाति को बचाने का प्रयास नहीं है, अपितु इसका उद्देश्य बहुत बड़े आकार के जैव जाति को भी बचाना है। उत्तराखंड में कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान, कहेगा कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो उत्तराखंड में। पश्चिम बंगाल में सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान, मध्य प्रदेश में बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, राजस्थान में सरिस्का वन्यजीव पशु विहार, असम में जो है कि असम में है मानस बाघ रिजर्व, केरल में पेरियार बाघ रिजर्व, भारत में बाघ संरक्षण परियोजना के उदाहरण है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 7। इसमें कह रहा है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस जीव के लिए प्रसिद्ध है, तो किस जीव के लिए, तो गेंडा के लिए। किस जीव के लिए, गेंडा के लिए। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 8। इसमें कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा वन अस्थायी वन का एक प्रकार है, तो अस्थायी वन का प्रकार कौन है, तो आरक्षित वन और रक्षित वन, ये दोनों वन जो है कि अस्थायी वन का उदाहरण है। डिस्कशन में दिया हुआ है कि आरक्षित और रक्षित वन ऐसे अस्थायी वन क्षेत्र है जिसका रख रखाव इमारती लकड़ी, अन्य वन पदार्थ और उनके बचाव के लिए किया जाता है। मध्य प्रदेश में अस्थायी वन के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्र है, जो कि प्रदेश के कुल वन क्षेत्र का 75% है। कहने का अर्थ यह है, क्वेश्चन पूछेगा कि अस्थायी वन के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्र किस राज्य में जो है कि ज़्यादा अस्थायी वन है, तो मध्य प्रदेश में है। किस राज्य में, मध्य प्रदेश में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 9। इसमें कह रहा है कि पूर्वोत्तर के सभी राज्य में और गुजरात में अधिकतर वन क्षेत्र पाए जाते हैं। कैसा, तो अवर्गीकृत वन। कैसा वन पाया जाता है, तो अवर्गीकृत वन। कैसा वन, अवर्गीकृत वन। पूर्वोत्तर के सभी राज्य और गुजरात में अधिकतर वन क्षेत्र कैसा वन पाया जाता है, तो अवर्गीकृत वन। कह रहा है कि बिहार, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान में कुल वनों में रक्षित वनों का एक बड़ा अनुपात है। पूर्वोत्तर के सभी राज्यों में और गुजरात में अधिकतर वन क्षेत्र जो है अवर्गीकृत वन है तथा स्थानीय समुदाय के प्रबंधन में है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 10। इसमें कह रहा है कि भारत के किस राज्य में भैरवदेव डाक ऑफ सेंचुरी स्थित है, तो किस राज्य में है ये, राजस्थान राज्य में। कह रहा है कि भारत के किस राज्य में भैरवदेव डाक ऑफ सेंचुरी स्थित है, तो राजस्थान में। कह रहा है राजस्थान के अलवर जिले में 5 गांव के लोगों ने तो 1200 हेक्टेयर वन भूमि भैरवदेव डाक ऑफ सेंचुरी घोषित कर दी, जिसके अपने ही नियम कानून है जो शिकार वर्जित करते हैं तथा बाहरी लोगों की घुसपैठी से यहाँ के वन जीव को बचाते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 11। इसमें कह रहा है कि छोटा नागपुर क्षेत्र में मुंडा और संथाल जनजातियों निम्नलिखित में से किस पेड़ की पूजा करते हैं, तो किस पेड़ की पूजा करते हैं। कह रहा है कि छोटा नागपुर क्षेत्र में मुंडा और संथाल जनजाति निम्नलिखित में से किस पेड़ की पूजा करते हैं, तो किस पेड़ की पूजा करते हैं, तो महुआ और किसका, कदम का। महुआ और कदम का। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऊपर में से ए और बी दोनों, ए और बी दोनों। अब चलिए नेक्स्ट इसका डिस्कशन देख लेते हैं। तो डिस्कशन में दिया हुआ है कि कुछ समाज कुछ विशेष पेड़ों की पूजा करते हैं और आदिकाल से उनका संरक्षण भी करते आ रहे हैं। ऐसे ही उदाहरण देखने को मिलता है छोटा नागपुर क्षेत्र में मुंडा और संथाल जनजाति महुआ और कदम के पेड़ों की क्या करते हैं, पूजा करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 12। इसमें कह रहा है कि उड़ीसा और बिहार की जनजातियां शादी के दौरान निम्नलिखित में से किस पेड़ की पूजा करती है, तो किस पेड़ की, तो इमली और आम की। किस पेड़ की, इमली और आम की। कह रहा है उड़ीसा और बिहार की जनजातियां शादी के दौरान इमली और आम के पेड़ की पूजा करती है। इसमें से बहुत से व्यक्ति पीपल और वट वृक्ष को पवित्र मानते हैं। किसको, तो पीपल और वट वृक्ष को।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 13। इसमें कह रहा है कि भारत में निम्नलिखित में से कौन सा समुदाय काले हिरण की रक्षा के लिए प्रसिद्ध है? तो बिश्नोई समुदाय। कौन सा समुदाय? बिश्नोई समुदाय। कह रहा है पेड़ों और पशुओं को पवित्र मानकर उनका संरक्षण किया जाता है। आप अनेक मंदिरों के आसपास बंदर और लंगूर पाएंगे। उपासक उन्हें क्या करते हैं? तो खिलाते पिलाते हैं और मंदिर के भक्तों में गिनते हैं। ऐसे ही राजस्थान में बिश्नोई गांव के आसपास आप काले हिरण, चिंकारा, नीलगाय और मोरों के झुंड देख सकते हैं, जो वहां के समुदाय का अभिन्न हिस्सा है और कोई उनको नुकसान नहीं पहुंचाता है। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 14। इसमें कह रहा है कि वनों के कटाव को रोकने के लिए कौन सा आंदोलन चलाया गया? तो कौन सा आंदोलन चलाया गया था? तो चिपको आंदोलन। कौन सा आंदोलन? चिपको आंदोलन। कह रहा है हिमालय में प्रसिद्ध चिपको आंदोलन कई क्षेत्रों में वन कटाई रोकने में ही कामयाब नहीं रहा, अपितु यह भी दिखाया गया कि स्थानीय पौधों की जातियों को प्रयोग करके समुदाय वर्गीकरण अभियान को सफल बनाया जा सकता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 15। इसमें कह रहा है कि टिहरी में किसानों के द्वारा कौन सा आंदोलन चलाया गया था? यानी टिहरी क्षेत्र में किसानों के द्वारा कौन सा आंदोलन चलाया गया था? तो बीज बचाओ आंदोलन। कौन सा आंदोलन? बीज बचाओ आंदोलन। कह रहा है पारंपरिक संरक्षण तरीकों को पुनर्जीवित अथवा पारिस्थितिक कृषि के नए तरीकों का विकास अब व्यापक हो गया। टिहरी में किसानों का बीज बचाओ आंदोलन और नवदाने से दिखा दिया है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16। इसमें कह रहा है कि भारत में संयुक्त वन प्रबंधन कार्यक्रम की शुरुआत किस वर्ष की गई? तो कब किया गया? 1988 में। कब किया गया? 1988 में। कह रहा है कि भारत में संयुक्त वन प्रबंधन कार्यक्रम क्षरित वनों के प्रबंध और पुनः निर्माण में स्थानीय समुदाय की भूमिका के महत्व को उजागर करते हैं। औपचारिक रूप से इन कार्यक्रमों की शुरुआत कब हुआ था? 1988 में हुआ, जब उड़ीसा राज्य ने संयुक्त वन प्रबंधन का पहला प्रस्ताव पास किया। तो क्वेश्चन कहेगा कि भारत में संयुक्त वन प्रबंधन कार्यक्रम की शुरुआत किस वर्ष किया गया? तो 1988 में किया गया। कब किया गया? 1988 में किया गया। तो इस तरह आज का डिस्कशन हो गया। आशा करते हैं आप सभी साथियों को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। धन्यवाद।